मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देख चुके हैं। जो फर्स्ट वन था हमारा वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरा था हमारे पास वो था मेटाबॉलिज्म, तीसरा हमारे पास जो था वो था ग्रोथ और चौथा जो था वो रिप्रोडक्शन था। इस वीडियो में हम लोग 5वीं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे जो कि कॉन्शियसनेस है और इसी को हम लोग कह सकते हैं सेंसिटिविटी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेनली हम कॉन्शियसनेस और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम एंड विद फुल एनर्जी लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, कभी ना कभी तुम्हारे साथ ये घटना जरूर हुई होगी कि अगर कोई भी तेज रोशनी तुम्हारे आंख पे पड़ती होगी तो तुम्हारा जो आंख है वो खुद ही बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में कॉन्शियसनेस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस ही हमारा वो रीज़न है जो कि हम एक्सटर्नल स्टिमुली के खिलाफ रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो ही नहीं सकता है। तो एक्सटर्नल स्टिमुली वो हुआ जो भी बाहर हमारे जितने भी आसपास में होने वाली घटना, उसको हम लोग एक्सटर्नल स्टिमुली कह सकते हैं। तो एक्सटर्नल स्टिमुली क्या होता है? वो 3 तरह के हो सकते हैं। वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर तुम्हारा हाथ कभी भी गर्म चीज़ पे पड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से तुम्हारा हाथ उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हॉट बॉडीज़ है हमारे बॉडी को, जो हमारा बॉडी होता है उसको हार्म कर सकता है। तो क्या करता है, जहाँ पर हम लोगों ने जैसे हॉट बॉडी को टच किया तो ये हमारा जो स्किन है वो इसे सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स और हमारे ब्रेन में एक सिग्नल भेज देता है, और ब्रेन ये सारे चीज़ को कमांड करता है जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, और वहाँ से एक ऑर्डर भेजता है जिससे कि हमारा जो हाथ है ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाता है। इस बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था। और दोस्तों, ये हमारे बॉडी में केमिकल स्टिमुली भी होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लो कि तुमने कोई भी पिल्स लिया, तुमको अगर फीवर है तो तुम अगर पिल्स लेते हो तो वो जाके पिल्स अपना असर करता है और जो फीवर होता है वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर केमिकली हमारे बॉडी में चेंजेस आए ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुली। हम लोग पिल्स लिए जो कि बाहर से हमें मिला और हमारे बॉडी में जाकर वो फीवर को ठीक कर देता है। तो दोस्तों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक से लेके जितने भी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सारे में कॉन्शियसनेस होता है। हमारे में कॉन्शियसनेस को हम लोग कैसे सेंस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेंस। बहुत सारे सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में है, जैसे कि ईयर, आई, स्किन और नोज, और एक और होता है हमारे पास टंग। इस सारे मदद से हम लोग सेंस कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुली को। और प्लांट भी बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुली को सेंस करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक लाइट। और दोस्तों, ये वाटर को भी सेंस करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही ट्रेडिशनल एग्जांपल देता हूँ टच मी नॉट प्लांट का। तो टच मी नॉट प्लांट जो होता है, टच मी नॉट प्लांट, जो कि हम हिंदी में उसको कहते हैं छुई मुई का प्लांट, वो भी क्या करता है कि जब भी हम उसको टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है और अपनी पत्तियों को अच्छी तरह से मोड़ लेता है। बहुत ही मतलब जब भी उसको टच करोगे हल्का हाथ से तो वो अपने पत्तियों को मोड़ लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अब एक तरह से अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो दोस्तों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स हो, वो सारे के सारे कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉन्शियसनेस को शो नहीं करते हैं, इसीलिए ये डिफाइनिंग फीचर होता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होता है, हमारे अंदर ही होता है। ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो अवेयरनेस होता है अबाउट हिमसेल्फ। मतलब कि अगर हम लोग हैं तो अपने रंग के बारे में हम लोग सोचते हैं। जब भी हमें बाहर निकलना हो तो हम लोग शीशे में देखते हैं कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, अपने बारे में जानते हैं, अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे कि ओजोन लेयर में हमेशा कंटिन्यूड डिप्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पर होल हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब उनको उससे हार्म ना हो इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं। वैसे ही हमारे जितने भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन वगैरह है, इसके बारे में हम लोग सब जान रहे हैं, अवेयर हैं। तो इसी को हम लोग सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं। यही हम लोग को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड में, उससे हम लोग को स्पेशल बनाता है, एक तरह से स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है। जानवर अब जो है उसमें थोड़ी ना कोई भी अवेयरनेस है, वो जैसे हैं वैसे रहते हैं, वो नहीं कपड़ा पहनते हैं, नहीं जैसे उनको खाना मिल गया वैसे खा लेते हैं। लेकिन हम लोग प्रॉपर वे में ड्रेसिंग सेंस जानते हैं, खाने का असली तरीका जानते हैं। लेकिन ये सारे चीज़ अदर लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है। इसीलिए जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन बींग्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग अपने राइट और रॉन्ग के बारे में जानते हैं, अवेयर होते हैं ब्लूटूथ सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब बात अलग है कि वो राइट और रॉन्ग को हम लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमको पता होता है कि क्या राइट है, क्या सही है, क्या गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर एक पेशेंट है, मान लो कि वो कोमा में चला गया या लाइफ सपोर्टेड सिस्टम मतलब मशीन के द्वारा जीवित है, तो क्या वो लिविंग में आएगा कि नॉन लिविंग में आएगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, जो कोमा वाला पेशेंट है उसमें तो कॉन्शियसनेस होता ही नहीं है, तो क्या वो लिविंग में आएगा कि नॉन लिविंग में आएगा। तो दोस्तों वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, वो क्या होता है, वो ब्रेन डेड होता है। मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। तो दोस्तों देखो, वहाँ पर जब भी हम लोग कोमा में पेशेंट चला जाता है तो उसको पिल्स वगैरह देते हैं, तो पिल्स वगैरह जाकर उसके बॉडी में कुछ तो कुछ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म का तो प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखो कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पर पिल्स खा रहा है तो वहाँ पर जाके उसके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन वगैरह करके उसको जीवित रखता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है तो एक तरह से उसको लिविंग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्शियसनेस शो नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको नॉन लिविंग कहते हैं। तो वो फ्रेंड्स ना ही वो लिविंग कहलाता है ना ही वो नॉन लिविंग कहलाता है, वो कहलाता है ब्रेन डेड। तो ये जो स्टार्स से मैंने जितने पॉइंट को मार्क कर रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस पॉइंट पे आप लोग को ध्यान देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बोलूँ आपसे कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और यहाँ पर कॉन्शियसनेस, तो उसमें सारे ऑब्वियस चीज़ों को देखने वाला कौन सा है। तो दोस्तों तुम लोग बोलोगे कि ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ को हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों तुम बोलो कि हाइट बढ़ रहा है तो वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, तो लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने बताया था कि ग्रोथ में क्या होता है, एक्चुअली मास का बढ़ना होता है या उसका जो डिवाइड होना होता है मास का, उसको मतलब सेल का जो बढ़ना होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से ग्रोथ करते हैं। सेल का मास बढ़ना या नंबर बढ़ना उसी को ग्रोथ करते हैं। तो वो तो हम लोग नहीं देखते हैं कि सेल बढ़ रहा है, वहाँ पर तो हमको फाइनली एक रिजल्ट देखने को मिलता है, हमारा हाइट बढ़ना। तो वहाँ पर भी हम लोग ग्रोथ को नहीं देख पाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को तो भी देख ही नहीं सकते, फिर रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं देख सकते, ये भी नहीं देख सकते, फिर मेटाबॉलिज्म जितने भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन है तो उसको तो कभी हम लोग देख ही नहीं सकते। तो दोस्तों जो कॉन्शियसनेस होता है वही एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग बहुत ही इजी वे में देख सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये 1 नंबर मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सम अप कर लेते हैं जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उस क्या था, वो डिफाइनिंग फीचर था, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिज्म वो भी एक सेल डिफाइनिंग फीचर था, चाहे वो टेस्ट ट्यूब में हम लोग बहुत सारे केमिकल्स को बना सकते थे, वो लिविंग रिएक्शन होता था लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं होता था, इसीलिए तो भी वो डिफाइनिंग फीचर होता है। ग्रोथ में हम लोगों ने देखा था कि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनमें भी ग्रोथ हम लोग एक्सटर्नल से देख सकते थे, इसीलिए ग्रोथ जो होता है हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। फिर रिप्रोडक्शन का बात आया तो रिप्रोडक्शन में भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लाइक म्यूल, वर्कर, हनी बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। और जो लास्ट हमारा जो कॉन्शियसनेस है इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो एक डिफाइनिंग फीचर है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अब देखते हैं इमर्जेंस। तो दोस्तों जब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था एक इमर्जेंस भी है। तो इमर्जेंस एक बेसिकली क्या होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, इमर्जेंस कोई भी चीज़ जब छोटा होता है, छोटे छोटे चीज़ को जोड़ के एक बड़े चीज़ में बना देना, उसमें जो नया फीचर आता है उसी को हम लोग इमर्जेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं एक आपको एग्जांपल दूँ तो मैं कह सकता हूँ जैसे कि बहुत सारे जो सेल हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू में कुछ ऐसा चीज़ मतलब स्पेशली चीज़ आ जाएगा जो कि सेल में प्रेजेंट नहीं था, वो इमर्ज होकर एक नया प्रॉपर्टी हमको शो करने को दिखाएगा, तो वही हमारा जो होता है इमर्जेंस होता है। तो दोस्तों मान लो कि मैं तुमको एक डे टू डे लाइफ एक्सपेरिमेंट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है, बहुत सारे
एक बच्चों का गैंग है और गैंग जो है सारे बच्चों को परेशान करता है। मान लो कि तुमको अगर एक दिन वो परेशान कर रहा है तो तुम में वो पावर नहीं है कि तुम जाकर उनसे लड़ सको। लेकिन फ्रेंड्स अगर तुम वही 2-4 लोगों का तुम भी एक ग्रुप बना लेते हो और फिर उनसे जाकर लड़ोगे तो वहाँ पर तुम जीतने का तुम्हारा चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि पहले तुम जो सिंगल थे तो वहाँ पर तुम्हारे पास पावर नहीं था कि तुम उससे लड़ सको, लेकिन जब तुम 2-4 लोगों का तुम्हारा मेंबर बन जा रहा है तो तुम्हारे पास वो क्या आ जा रहा है, पावर आ रहा है, जिससे कि तुम उससे जाकर लड़ सको और जीत सको। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, नए चीज़ों का तुम्हें इमरजेंस हो रहा है। यहाँ पर तुम्हारा पावर में इमरजेंस हो रहा है, जो हायर लेवल पर अगर जाते हो, मतलब 2-3 लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर तुम्हारा नया चीज़ का वहाँ पर इमरजेंस हो रहा है वो पावर हो रहा है, और जो लोअर लेवल पर वो चीज़ नहीं होता है। तो इसी को हम लोग इमरजेंस करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसको हम लोगों ने देख लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं एक नया टर्म, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जितने तरह के जितने नंबर के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे मौजूद है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसका डेफिनेशन एक शब्द में हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने मतलब जितने भी साइंटिस्ट और डिस्कवरर ने खोजा है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, और इसमें भी बहुत सारे जो हैं हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है। इसमें जो 1.2 है वो एनिमल के 1.2 मिलियन एनिमल के स्पीसीज है और 0.5 मिलियन प्लांट के स्पीसीज है। इसके बाद फ्रेंड्स जो एनिमल में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट, मतलब जितने भी एनिमल है उसमें सबसे ज़्यादा कुछ भी पाया जाता है तो वो है इंसेक्ट, और जितने भी प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा कुछ पाया जाता है तो ये एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान। दोस्तों अब इस चैप्टर में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है, डैट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, 2 ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, टैक्सो और दूसरा है नोमस। तो टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमस का मतलब होता है रूल। तो हम टैक्सोनॉमी को कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अरेंज करने का जो रूल होता है उसी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो टैक्सोनॉमी है बेसिकली क्या है, एक ब्रांच है ऑफ साइंस है जो कि प्रिंसिपल और प्रोग्रेस ऑफ क्लासिफिकेशन को डील करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। मतलब कि जो भी क्लासिफिकेशन हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का करते हैं उसको ये डील करता है टैक्सोनॉमी। सिंपली आपको यही मतलब ध्यान रखना है कि किसी चीज़ को क्लासिफाई करने का जो ब्रांच है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो हम लोग किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं वो बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टी और डिसिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का जो सिमिलर प्रॉपर्टी हो तो एक ग्रुप में एक स्पीसीज में अगर फ्रेंड्स उनका जो सिमिलरिटी नहीं है, डिसिमिलरिटी है, तो उनको डिफरेंट ग्रुप में हम लोग प्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों जो पहली बार टैक्सोनॉमी वर्ड का इस्तेमाल किया था वो एपीडी कैंडोल ने किया था, मतलब कैंडोल ने किया था, एपीडी कैंडोल। इन्होंने पहली बार क्या किया था, टर्म टैक्सोनॉमी को यूज किया था। लेकिन जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो कार्लोस लिनियस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्लोस लिनियस ने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म का मतलब वो खोजे और अपने बुक में लिखा, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन पहली बार जो टैक्सोनॉमी शब्द का यूज किया था वो एपीडी कैंडोल ने किया था। इसके बाद फ्रेंड्स एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात आती है कि जो कार्लोस लिनियस का ओरिजिनल नेम कार्लोस लिनियस नहीं था, उनका नाम था कार्बोलिन। यहाँ पर जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ओरिजिनल नेम था, लेकिन उन्होंने खुद इसको चेंज कर लिया। क्यों किया उसको हम लोग आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैं यहाँ पर बता देता हूँ बेसिकली क्या हुआ था कि वो बायो नोमेनक्लेचर में बिलीव करते थे। बायो नोमेनक्लेचर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म का यूज करते थे, इसीलिए यहाँ पर देखो कि फ्रेंड्स इनमें 3 टर्म आ रहा है इनके नाम में, तो ये सिंपली चेंज करके 2 टर्म कर लिया। यहाँ पर तुमको बायो नोमेनक्लेचर को इसी लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ, इसीलिए अभी तुमको सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है कि बायो नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं एक नए टर्म को, दैट इज सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या है कि ये है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेंसी। तो फाइलोजेंसी का क्या होता है, मतलब स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम किसी भी चीज़ का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फाइलोजेंसी। और टैक्सोनॉमी तो हम लोगों ने देखा था कि वो एक ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन के साथ डील करता है। तो दोस्तों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में हम लोग को जानना होगा। यहाँ पर मान लो कि फ्रेंड्स जो चिंपांजी होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं उनको कि उनके पास जरूरी है, यहाँ पर पीछे जाएंगे हम लोग
पीछे चलते जाएंगे तो हम लोग को एक कॉमन एंसेस्टर मिलेगा, एक पूर्वज मिलेगा। तो वही हम लोग कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कोई दूसरे दो चीज़ों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन एंसेस्टर, कोई कॉमन पूर्वज हो, उनको बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन रिलेशनशिप। इसको हम लोग बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की बात नहीं है कि मुझे नहीं पता है क्या है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो आप चिंता ना करें, इसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिस्टमेटिक टर्म था वो डेराइव हुआ था एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब जिसका था नाम सिस्टमा, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम, किसी चीज़ का सिस्टम। तो दोस्तों इसको पहली बार यूज किया था कैरोलस लिनियस ने पहली बार अपने बुक के टाइटल में ही यूज कर डाला था, जो था सिस्टमा नेटुरा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि टेक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है। तो पहला जो आता है वो है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? सिंपली लिस्टनिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब अगर मैं गार्डन में चला जाता हूँ, मुझे एक प्लांट दिखता है, मान लो कि वो प्लांट अभी तक मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। अगर मैं चाहूँ कि इसके बारे में और जानना चाहूँगा तो मैं पहले उसका कैरेक्टर देखूंगा। मान लो कि वो प्लांट का जो फ्लावर है वो वायलेट कलर का है, उसका जो स्टीम है, जो तना है वो मोटा है, और जो उसका पत्ता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो ये सारे उसके कैरेक्टर है। तो पहले मैं क्या करूँगा, उस सारे कैरेक्टर का लिस्ट बना लूँगा। लिस्ट बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग को देखना होगा कि पहले जो हमारा जो साइंस था, टेक्नोलॉजी था, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो वहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को फॉलो किया जाता था, जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड टेक्सोनॉमी, और एक नया होता है न्यू टेक्सोनॉमी। तो इसके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग आँख से देख सके, उसके अंदर ना जाए, मतलब कि जो भी चीज़ हम लोग आँख से देख सकें, जैसे फ्लावर हो गया, स्टीम हो गया, फिर से लिप्स हो गया, ETC, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। लेकिन जो न्यू टेक्सोनॉमी आया, हम लोग का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था साइंस और टेक्निकल फील्ड में। तो उसमें हम लोग क्या देखने लगे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब बाहर से देखने वाली चीज़ों को तो देखते ही देखते थे, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखने लगे, एंटोनॉमिकल, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखने लगे। और उस जो टेक्सोनॉमी निकल के आया उसको हम लोग कहें न्यू मॉडर्न टेक्सोनॉमी। दोस्तों अब जो दूसरा हमारे पास जो आता है, मतलब हम लोग अब कैरेक्टराइजेशन तो कर लिए, सारे चीज़ का लिस्ट बना लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली कंपैरिजन। हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे। मान लो मेरे जो प्लांट था उसका नाम मैंने दे दिया X, मतलब नाम तो नहीं दिया, मतलब वो प्लांट मैंने मान लिया X है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे स्पीसीज को ले लेंगे और सारे स्पीसीज के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास एक स्पीसीज A है, स्पीसीज B है, स्पीसीज C है। तो हम लोग अब देखेंगे कि किसके साथ ज़्यादा उसका कैरेक्टर जो हम लोगों ने लिस्ट किया है वो मैच कर रहा है। मान लो कि स्पीसीज बी है, उसके साथ सबसे ज़्यादा हम लोग का कैरेक्टर मैच किया कि वो जो स्पीसीज बी में उसका जो प्लांट होता है, उसका भी जो तना होता है मोटा होता है, उसका जो फ्लावर का कलर है वो भी वायलेट होता है, और जो उसका जो प्लांट का लिप्स होता है वो भी स्मॉल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस समाप्त कर देंगे। तो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस में क्या करते हैं, हम लोग सिंपली कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करते हैं नॉन ग्रुप, मतलब जो पहले ही खोजा जा चुका है, और उसके साथ हम लोग जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक मतलब नए प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट किया है उसके साथ कंपेयर करेंगे। और दोस्तों जो थर्ड और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक नेम देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। स्पेसिफिक नेम देने का मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ वही नेम से ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाएगा, ऐसा एक नाम हम लोग देते हैं। और दोस्तों जो लास्ट है वो है क्लासिफिकेशन। नाम वगैरह सारे चीज़ हम लोगों ने दे दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, कोई कौन से ये ग्रुप में आता है, कौन से ये स्पीसीज में आता है, कौन से ये किंगडम में आता है, उसमें ये क्लासिफाई कर देंगे हम लास्ट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल जानेंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल जानेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों जो नोमेनक्लेचर है, इट इज गिविंग अ स्पेसिफिक डिफाइनिंग नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक स्पेसिफिक नेम, जो सारे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा, एक ऐसा नाम सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम हो और कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नाम ना हो, उसी को हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। मतलब नाम उसको देते हैं, उसी को हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो दोस्तों इसके क्या क्या एडवांटेज है, तो इसका पहला जो एडवांटेज है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जितने भी लिविंग, जिसको भी हम लोग नाम देंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म को, वो सिर्फ एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। अगर कोई भी, मतलब मान लो कि रोज है, रोज को मतलब
मैंने फाइंड किया, डिस्कवरी की, तो उसका मैंने नाम दिया रोज। तो रोज सिर्फ यहाँ पर नहीं, इंडिया में नहीं, चाइना, अमेरिका, वर्ल्ड जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी मैं जाऊँ तो रोज को रोज ही कहा जाए, कोई और नाम से ना जाना जाए। इसके बाद दूसरा जो हमारा बेनिफिट है कि जो स्पेसिफिक नेम है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा। वो जो नाम है सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा। मान लो कि वो नाम कि कोई और ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। अब मान लो कि एक ही ऑर्गेनिज्म को, एक ही नाम 2-3 ऑर्गेनिज्म को दे दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। मान लो कि जैसे कि कोई भी नाम है, मतलब हम ही लोग का जो नाम है, मेरा जैसे नाम है आयुष, तो मेरे घर में सिर्फ मुझे ही आयुष नाम से बुलाया जाएगा। मेरे जो स्मॉल ब्रदर्स हैं उसको आयुष के नाम से नहीं दिया जाएगा। अगर आयुष के नाम से उसको भी बुलाया जाए तो हम लोग दोनों चले जाएंगे काम होने के चक्कर में कि मॉम जैसे हम लोग को बुलाएं कि आयुष आओ, तो हम लोग को तो पता चलेगा नहीं कि किसको बुलाया, तो हम लोग जाएंगे भी नहीं। हम बोलेंगे कि ये इसको बुलाया, वो बोलेगा कि मुझको बुलाया, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नाम दिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाए। इसके बाद फ्रेंड्स जो होता है नोमेनक्लेचर, उसके 2 टाइप्स ऑफ नेम होते हैं। कोई भी नाम को हम लोग जब देते हैं नोमेनक्लेचर में, उसको 2 टाइप्स में हम लोग देते हैं। पहला जो होता है वर्नाकुलर और लोकल नेम, मतलब जो लोकल नेम होता है किसी भी चीज़ का। मान लो कि जैसे रसगुल्ला है तो हम लोग जो बिहार में होता है उसको रसगुल्ला कहते हैं या स्पॉन्ज कहते हैं। फिर बंगाल में चलोगे तो रसगुल्ला होता है। ऐसे डिफरेंट एरिया में अपने अपने नाम होते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं लोकल और वेरिकुलर नेम, जो नॉन यूनिवर्सल होता है, मतलब पूरे यूनिवर्स में फॉलो नहीं किया जाता है। वैसे ही दूसरा जो हमारे पास आता है वो साइंटिफिक नेम होता है और ये पूरे वर्ल्ड में डिस्कवर किया जाता है। और इसको तो कोई भी नाम दे देता है, इसका कोई मतलब जो मन किया जिसको वो बोल देता है, उसके लिए कोई को जेल जाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट देंगे या जो डिस्कवरी किए हैं वो दे सकते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में इसका एक ही नाम होगा और सारे लोग इसको फॉलो करेंगे। सारे लोग एक ही नाम से जो भी हम चीज़ को देंगे उसको जानेंगे। अब दोस्तों जो नोमेनक्लेचर होता है वो 2 तरह का होता है। पहला जो होता है वो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और दूसरा जो होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो सबसे पहले हम लोग को दिए थे कारोलस लिनियस। तो कारोलस लिनियस का मैंने बताया था कि उनका जो नाम था वो कार्लो लिनियस था, मतलब 3 टर्म्स का था। लेकिन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को देने के चलते वो अपना नाम भी 2 टर्म्स का कर लिए, बायोनोमियल कारोलस लिनियस, जो पूरा उनका नाम हो गया कारोलस लिनियस। और जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर था उसको दिया था लामार्क ने ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था ऑल ओवर द वर्ल्ड में। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है कि इसको पहली बार प्रपोज तो क्या किए थे, ये बुहिन किए थे। बुहिन जिनका नाम था, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पहली बार ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, बेसिकली हम लोग 2 टर्म्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। पहली बार इसको ये किए थे अपने एक बुक में, पिनेक्स 1623 जिसका नाम है। और दोस्तों फिर इसको यूज किया था कारोलस, ये सिर्फ और सिर्फ इनको प्रपोज किया था, मतलब इनका यूज नहीं किया था, सिर्फ बोला था कि ऐसा हम लोग इस मेथड को दे सकते हैं। लेकिन जो कारोलस लिनियस है पहली बार क्या किए, अपने एक बुक जिसमें बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटरम ऑफ 1753, इसमें पहली बार क्या किया, बहुत सारे प्लांट का नाम दे दिया, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कर दिया, उनका नाम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कर दिया और ये पूरे वर्ल्ड में पब्लिश कर दिया। उसके बाद वैसे ही इन्होंने दूसरी बार भी ये क्या किया कि सिस्टमा नेचुरा एक बुक अपना पब्लिश किया, जिसमें पूरे बहुत सारे एनिमल के बारे में छाप दिया, बहुत सारे एनिमल के बारे में पब्लिश कर दिया। तो ये सारे चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, कौन सा बुक में क्या किसने किया, तो ये सारे चीज़ को आपको याद रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। कोड मतलब रूल्स, मतलब कौन, अब मान लो कि ये जो इंटरनेशनल कोड है, साइंटिफिक नेम है, वो कैसे, मतलब हम चाहे तो मैं नहीं फॉलो करूँगा, इसके लिए कोई एक परफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक कम्युनिटी होनी चाहिए, एक पूरी तरह से एक कम्युनिटी होनी चाहिए जो हमें बताए कि नहीं सबको फॉलो करवाए, ये सारे नेम को फॉलो करवाए। तो वैसे ही हमारे पास कुछ कोड हैं जो कि ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, फिर ICJN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, फिर ICNB और ICNP। तो यहाँ पर दोस्तों देखो क्या हो रहा है कि ICNB हो जा रहा है, यहाँ पर N पहले आ जा रहा है, B बाद में आ जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर यहाँ पर भी से हम लोग यहाँ पर N बाद में लाते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग पहले NB लगा दें। लेकिन वैसे ही हम लोग चलाते हैं कि नेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया और
प्रोकैरियोट्स। इसके बाद फोर्थ जो है ICTV इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, फिर ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये सारे चीज़ें हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन नोट किया जाते हैं एक नंबर के, तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो रूल फॉर बायोनॉमिकल, हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में फॉलो होते हैं। ये बहुत ही इजी रूल्स हैं, आप इसको बहुत ही आसानी से यहीं पर याद कर सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज का हम लोग जो नाम देंगे वो लैटिन लैंग्वेज में देंगे। लैटिन लैंग्वेज में क्यों देंगे? क्योंकि ये जो लैटिन लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा पुराना लैंग्वेज है और कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता है, यहाँ पर कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में अब यूज़ नहीं होता है। ये पूरी तरह से डेड हो गया है लैंग्वेज और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मान लो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज का नेम हम लोग इंग्लिश में दे देते हैं, तो इंग्लिश में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, तो दोस्तों उस नेम भी चेंज हो जाएगा, इंग्लिश में कोई भी चेंज होगा। तो इसीलिए हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज का नेम जो होता है वो लैटिन में देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो दूसरा रूल है कि ईच नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, कि हर एक जो भी नाम होगा वो 2 वर्ड से मिलकर बना होगा। तो दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल की मदद समझेंगे जो कि है मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है मेंजिफेरा इंडिका। तो दोस्तों जो मेंजिफेरा है वो फर्स्ट जो ये है वो मेंजिफेरा वो जेनेरिक नेम है और ये डिनोट करता है जीनस को। ये जेनेरिक नेम और जीनस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इतना जान लो कि ये जो मेंजिफेरा है वो जेनेरिक नेम है, उसको डिनोट करता है जीनस को, और हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, M हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा। वैसे ही जो सेकेंड वाला है इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एफिटेट। एफिटेट का मतलब होता है गुण, किसी भी स्पीसीज का गुण जो होता है उसको डिनोट करने के लिए हम जो सेकेंड वर्ड लिखा करते हैं, और ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों जब भी हम लोग हाथ में मतलब कॉपी और पेन से लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो फोर्थ रूल है हम के अकॉर्डिंग कि हमको ये वाले जो इसके अंदर यहाँ पर अंडरलाइन करना होता है सेपरेटली वर्ड को। इसके बाद फ्रेंड्स जो फिफ्थ रूल है कि मतलब मान लो कि अगर हम वो चीज़ों को हाथ से ना लिखें और वो प्रिंटेड हो बुक में, तो उसको हम लोग इटलाइज कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसे करके, मतलब कुछ ऐसे सोए हुए तरीके से बुक में देखे होंगे कि लिखते हैं, उसको हम लोग इटलाइज फॉर्म में करते हैं। तो दोस्तों जो सिक्स्थ वाला रूल है कि साइंटिफिक और डिस्कवरर, जो साइंटिफिक ने इस नाम को डिस्कवरी किया है या डिस्कवरर जो डिस्कवरर है उसका नाम भी हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं बगल में, जैसे कि यहाँ पर दिया है मेंजिफेरा इंडिका लीन, कार्लोस लिनियस ने इसको किया था तो यहाँ पर लीन लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि साइंटिफिक नेम में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। साइंटिफिक नेम जो होता है वो कभी भी अंडरलाइन हम लोग नहीं करते हैं, ना ही उसको इटलाइज कर देते हैं, और वो हमेशा सिंपली रोमन में लिखा जाता है। जो सिंपल हम इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते हैं उसको हम लोग रोमन कहते हैं, और ये एब्रिएट फॉर्म में होता है, जैसा कि नॉर्मल हम लोग इंग्लिश लिखते हैं वो ऐसा ही लिखा जाता है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। दोस्तों जो मेंजिफेरा इंडिका लीन था उसमें जो 3 टर्म आ रहा था वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं था, वो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में ही आता है। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इस वीडियो को आपको देखना है तो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, सबसे पहले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह तुमको चाहिए सबसे पहले मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो कि वो भी लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और मुझे अगर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, स्टडी विदाउट स्ट्रेस 23। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इससे पहले वाले वीडियो का भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।